दोस्तों ये है हमारी दुनिया का वो खास छोटा और पतला सा समुद्री इलाका कि जिसको रेड सी, बहरे अहमर या फिर लाल सागर जैसे कई नामों से जाना जाता है। नाम भले ही अनेक हों मगर एक बात क्लियर है कि पिछले 3-4 महीने से लगातार समुद्र का ये इलाका हमारी पूरी दुनिया में कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में बना हुआ है। और चर्चाओं में रहने की वजह यही है कि क्योंकि यही वो इलाका है कि जो फिलिस्तीन की सपोर्ट में उतरने वाले यमन के हूतियों और इजराइल की सपोर्ट में उतरने वाले अमेरिका और यूके की जंग का अखाड़ा बना हुआ है। यानी हूती वर्सेस अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की जंग इसी समुद्र में हो रही है। दोस्तों रेड सी से जुड़ी हुई खबरें तो शुरू से ही लगातार आप सुनते ही आ रहे होंगे, मगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी जरूर आता होगा कि भाई ये रेड सी है क्या, इसको रेड सी यानी कि लाल सागर क्यों कहा जाता है, इसका इतिहास क्या है और आखिर पूरी दुनिया के लिए इसको इतना ज्यादा अहम क्यों माना जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के साथ इस समुद्र का क्या रिश्ता है और आखिर क्या वजह है कि वो यमन के जो ना तो दुनिया के ताकतवर देशों में आता है ना अमीर देशों में आता है, बल्कि उसकी गिनती तो दुनिया के गरीब देशों के साथ की जाती है, मगर उसके बावजूद भी वो इस समुद्र की वजह से इतना ज्यादा ताकतवर बना हुआ है और पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह के सारे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले बात करें अगर भूगोल की, तो मैं आपको बता दूं कि रेड सी हमारी दुनिया का वो इकलौता आसान और सबसे छोटा रास्ता है कि जो एशिया को यूरोप के साथ जोड़ता है। हालांकि यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ये समुद्री रास्ता हमेशा से ही एशिया को यूरोप से नहीं जोड़ता था, बल्कि ये तो इजिप्ट के पास जाकर पूरी तरीके से बंद हो जाता था। बाद में खुद इंसानों ने ही कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से ये समुद्र आर पार हो गया। अब इंसानों ने क्या किया था, कैसे किया था, ये हम आगे जब इतिहास की बात करेंगे तब जानेंगे। फिलहाल अगर आप लोग नहर की तरह दिखने वाले इस रेड सी के ईस्ट की साइड में देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही देश नजर आएंगे। पहला सऊदी अरबिया, जबकि नीचे यमन का देश। वहीं वेस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको इजिप्ट नजर आएगा, सूडान नजर आएगा, इरिट्रिया और इसके अलावा जिबूती भी नजर आएगा। दोस्तों रेड सी के अंदर जो पानी पाया जाता है वो हमारी दुनिया के किसी भी समुद्री इलाके से ज्यादा नमकीन है। बात करें इस बारे में कि आखिर इसको रेड सी यानी लाल सागर ही क्यों कहा जाता है, तो इसका हमारे पास आज तक कोई भी ठोस और एक जवाब नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पानी के ऊपर कुछ ऐसे खास बैक्टीरिया पाए जाते हैं कि जिसकी वजह से इसका पानी ब्लू ग्रीन की बजाय रेडिश ब्राउन नजर आता है और इसीलिए इसको रेड सी कहा जाता है। वहीं कुछ का ये भी कहना है कि इसके नेम का पानी के कलर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसको तो इतिहास में बहुत पहले सी ऑफ रीड्स के नाम से जाना जाता था, जो दरअसल इसको यहाँ पाए जाने वाले प्लांट्स की वजह से कहा जाता था। मगर बाद में धीरे धीरे वो नेम चेंज होता चला गया और रीड्स रेड हो गया, जो आज रेड सी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि क्योंकि इतिहास में किसी दौर में कलर्स को डायरेक्शन यानी कि दिशाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मिसाल के तौर पर नॉर्थ के लिए ब्लैक, वेस्ट के लिए येलो, ईस्ट के लिए व्हाइट, तो साउथ के लिए रेड को इस्तेमाल किया जाता था। अब क्योंकि रेड सी का ये जो पूरा इलाका था ये यूरोपियन लोगों के हिसाब से साउथ में ही था, स्पेशली दुनिया के वो हद से ज्यादा पुराने और बड़े इतिहासकार के जिनको हेरोडोटस के नाम से जाना जाता है और जो ग्रीस से थे, उन्होंने भी इस समुद्री इलाके को रेड के तौर पर ही प्रेजेंट किया। फिलहाल जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके नाम से जुड़ी हुई बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो किसी भी एक नतीजे तक पहुँचना मुश्किल काम है। बात कर लें अब अगर इतिहास की, तो माना जाता है कि रेड सी में सबसे पहले सफर की कोशिश इजिप्शियन यानी कि मिस्री लोगों ने की थी। यूरोपियन लोगों ने 15वीं सदी में पहली बार रेड सी के इलाके में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। 1798 में फ्रांस के नेपोलियन ने जब मिस्र पर हमला किया तो इस पूरे रेड सी पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया था और फिर उसके बाद ही इस इलाके में एक नहर के आइडिया पर काम शुरू किया गया, यानी एक ऐसी नई नहर बनाने की तैयारी शुरू की गई कि जिसने इस पूरे इलाके की किस्मत को और इस पूरे इलाके की अहमियत को बदल कर रख दिया। हाँ दोस्तों, वही नहर कि जिसको आज सुइस कैनाल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये रेड सी हमेशा से ही आर पार नहीं हुआ करता था, यानी एशिया को यूरोप से नहीं जोड़ा करता था, बल्कि ये तो मिस्र के पास जाकर बंद हो जाता था। बल्कि खुद इंसानों ने ही एक बड़ी और लंबी नहर खोदकर इसको यूरोप से मिला दिया, यानी रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट कर दिया।
और ये जो नहर सुइस कैनाल नाम की बनाई गई थी ये मिस्र के अंदर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ने के लिए नहर बनाने का ये मंसूबा सबसे पहले उस्मानियों के दिमाग में आया था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया जो पहले ही तेजी के साथ कमजोर हो रही थी और जंगों में उलझी हुई थी, तो इस वजह से वो लोग इसके ऊपर काम न कर सके। फिलहाल नवंबर 1869 में सुइस कैनाल को खोल दिया गया था और शुरुआती दौर में इटली, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे यूरोपियन देशों ने बिजनेस के पूरे सिस्टम को इस इलाके में संभालना शुरू किया था। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रेड सी और सुइस कैनाल के इस पूरे इलाके की अहमियत बढ़ती गई, वैसे वैसे इस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिशें भी बढ़ती चली गई। वक्त वक्त पर इस इलाके पर अलग अलग ताकतों का इन्फ्लुएंस और दबदबा रहा, मगर अगर किसी का नहीं रहा तो वो था इजिप्ट, यानी कि खुद वही मिस्र देश के जिसके इलाके में ये नहर बनी हुई थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के जिसको पिछली कई सदियों तक लगातार दुनिया में सुपर पावर माना जाता था, उसके सुपर पावर के स्टेटस को छीनने के पीछे भी इसी सुइस कैनाल का हाथ था। दरअसल मामला कुछ इस तरह से था कि इजिप्ट ने फाइनली परेशान होकर 1956 में एक बहुत बड़ा और रिस्की फैसला लिया और उसके राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर ने ऐलान किया कि सुइस कैनाल को हम नेशनलाइज करते हैं, यानी अपने देश की मिल्कियत में लेते हैं, और ब्रिटेन वगैरह की फौज को ऑर्डर देते हैं कि वो फौरन यहाँ से चली जाएं। नतीजा ये हुआ कि प्लानिंग के तहत सबसे पहले तो इजराइल ने इजिप्ट के ऊपर हमला किया और फिर उसकी मदद के लिए पीछे से फ्रांस और ब्रिटेन भी आए। कुछ वक्त की जंग के बाद ही इन तीनों देशों को न सिर्फ पीछे हटना पड़ा, बल्कि ब्रिटेन को तो अपने उस सुपर पावर के ओहदे से भी हाथ धोना पड़ा जो पिछली कई सदियों से उसी के पास में था। और इस तरह से सुइस कैनाल पर हमेशा हमेशा के लिए मिस्र का राज हो गया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैं रेड सी को छोड़कर सुइस कैनाल पर कैसे चला गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सुइस कैनाल के बगैर रेड सी की कहानी पूरी तरीके से अधूरी है, बल्कि रेड सी की आज जो अहमियत है, जो इतनी वैल्यू है, वो सिर्फ और सिर्फ सुइस कैनाल की ही वजह से है। वरना जाहिर है रेड सी इजिप्ट पर जाकर बंद हो जाता था और ये कोई एशिया और यूरोप का आर पार का रास्ता नहीं था। इसी सुइस कैनाल का ही नतीजा है कि यमन के हुतियों ने रेड सी के बिल्कुल शुरुआती छोर पर पैरा बैठाकर न सिर्फ पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया, जंग का नक्शा बदल दिया, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को मजबूर किया कि वो इजराइल की मदद के लिए आएं और हुतियों के ऊपर हमला करें। दरअसल दोस्तों, मामला ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारी दुनिया का ज्यादातर व्यापार समुद्री जहाजों से होता है और स्पेशली एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता है वो रेड सी के इसी इलाके पर डिपेंड है। यानी एशिया के जितने भी देश हैं, जैसा कि जापान हो, चाइना हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, इंडिया, पाकिस्तान, इधर के जितने भी देश हैं, उन सबको अगर यूरोप से व्यापार करना है, यूरोप को कुछ भेजना है या यूरोप से कुछ मंगाना है, तो वो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। पहले तो यमन के पास जो छोटा सा एक चेक पॉइंट है जिसको बाबुल मंदेब के नाम से जाना जाता है, उससे एंटर होते हैं, फिर रेड सी को पूरा क्रॉस करते हैं, फिर सुइस कैनाल में एंटर होते हैं और फिर सुइस कैनाल से मेडिटेरियन सी में पहुंच जाते हैं कि जो यूरोप के अंदर मौजूद है। जाहिर है रेड सी के जरिए से यूरोप से एशिया आना और एशिया से यूरोप जाना न सिर्फ आसान है बल्कि काफी सस्ता और सिक्योर भी है। वरना जो दूसरा रास्ता है जो सैकड़ों साल पहले इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके जाना, वो न सिर्फ हद से ज्यादा टाइम टेकिंग है, हद से ज्यादा महंगा है, बल्कि खतरनाक भी है। ये तो बात सिर्फ और सिर्फ जनरल व्यापार यानी जनरल बिजनेस की है। वरना बात कर ली जाए आज के दौर की दो सबसे कीमती चीजों के बारे में, यानी कि तेल और गैस के बारे में, तो जाहिर है हम सब जानते हैं कि ये दोनों चीजें ज्यादातर पर्शियन गल्फ के आसपास के देशों के पास मौजूद हैं, जैसा कि कतर है, कुवैत है, बहरीन है, या फिर सऊदी अरबिया है, या फिर ईरान वगैरह है। तो इनसे भी अब जितना भी तेल और गैस यूरोप की तरफ जाना होता है वो भी सारा यमन के इस छोटे से इलाके यानी कि बाबुल मंदेब से एंटर होता है, रेड सी में पहुंचता है और फिर सुइस कैनाल को पार करता हुआ ही यूरोप में पहुंचता है। यही वजह है कि वेस्टर्न देश इस रास्ते को लेकर हमेशा बहुत सीरियस रहते हैं, क्योंकि अगर कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है तो पल भर के अंदर यूरोप की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। यही वजह है कि यमन के हुती लोगों ने जैसे ही इस इलाके पर पहरा बैठाया और जहाजों को रोकना शुरू किया, वैसे ही न सिर्फ पूरा यूरोप हिल गया, जंग में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, बल्कि अमेरिका और यूके को खुलकर इजराइल की सपोर्ट में हुतियों से जंग करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। बावजूद इसके कि हुतियों की तरफ से ये पहरा सिर्फ और सिर्फ इजरायली जहाजों के लिए ही लगाया गया था।
اب آپ لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اس ریڈ سی کی پوری دنیا کے لیے کیا اہمیت ہے، اور یہی اہمیت ہی اس یمن کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ جو اس ریڈ سی کے بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ پر موجود ہے، یعنی وہ جب چاہے اس کو اپنی طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ باقی دوستو، آپ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا وہ واقعہ تو ضرور پڑھا یا سنا ہوگا کہ جس کا ذکر نہ صرف اتہاس کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے بلکہ خود اسلام کی سب سے پوتر یعنی کہ مقدس کتاب قرآن کے اندر بھی ہے، جس واقعے میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے بچا کر دوسری جگہ لے کر جا رہے تھے خدا کے آرڈر پر، تو فرعون نے بھی اپنے پورے لشکر یعنی اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر آخر میں جا کر ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم گھیرے میں آ گئی تھی، کیونکہ آگے ایک بڑا سمندر موجود تھا جبکہ پیچھے فرعون کی فوج بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ مگر پھر خدا کے آرڈر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی کہ اپنی چھڑی کو سمندر پر مارا، جس کی وجہ سے سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے، یعنی پانی دو طرف ڈیوائیڈ ہو گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم اس راستے سے گزرتے ہوئے سمندر کو پار کر گئی، مگر پھر جب فرعون اور اس کے لشکر نے بھی اس سمندر کو اسی راستے کے ذریعے سے پار کرنے کی کوشش کی تو پانی دوبارہ اپنے حال پر آ گیا، اور اس طرح سے نہ صرف فرعون بلکہ اس کی پوری فوج ہی اس سمندر میں ڈوب کر ختم ہو گئی۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ سمندر کوئی اور نہیں بلکہ یہی ریڈ سی تھا۔ اس واقعے سے ریلیٹڈ ریڈ سی کے اندر نہ صرف بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہیں بلکہ اس دور کے کئی ایویڈنس یعنی کہ ثبوت وغیرہ بھی مل چکے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے جس کو کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔